हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये क्या होता है? जब हमारी स्किन में से माइनर से कट में से भी ब्लीडिंग स्टॉप ना हो रही हो ना, तो ये होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इसमें ये होता है कि या तो वेजल वॉल का डिफेक्ट होता है, या प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, या फिर क्लोटिंग फैक्टर का डिफेक्ट होता है। यहाँ पर इसमें क्लोट ये देखें नहीं बन रहे होते प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है फ्रॉम माइनर कट्स और ज़्यादा देर तक चलती रहती है। उसके बाद हम इसकी करेंगे कि फिजियोलॉजी ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या होती है? नॉर्मल फिजियोलॉजी ये होगी कि अगर कोई भी ब्लड वेसल है उसमें एंडोथेलियल सेल की इंजरी हो गई है, जो ब्लड वेसल्स के साथ साथ होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना। ये देखें, ब्लड वेसल इंजरी हुई है किसकी? एंडोथेलियल सेल्स की। एंडोथेलियल सेल्स की जब इनकी इंजरी होगी तो क्या होगा? अब इनकी इंजरी हुई है तो क्या होगा? इट रिलीज इंटरल्यूकिन 6। इंजरी हुई है और इसने क्या रिलीज किया? इंटरल्यूकिन 6। ये सिग्नल भेजेगा किसको? प्लेटलेट्स को, और उन्हें इकट्ठा करेगा। पर ये किन्हें सिग्नल भेजेगा? ब्रिंग प्लेटलेट्स टू दी एंडोथेलियल वॉल या फिर ब्लड वेसल के पास। ठीक है, पर प्लेटलेट्स है ना, वो डायरेक्टली एंडोथेलियल जो है ना हमारी वॉल या ब्लड वेसल वॉल है, इसके साथ अटैच नहीं हो सकते। बट प्लेटलेट्स डू नॉट डायरेक्टली बाइंड विथ वेसल वॉल, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा रिसेप्टर नहीं होता कि ये डायरेक्ट वेसल वॉल के साथ बाइंड हो सकें। तो फिर इसके लिए वो क्या करते हैं? इसके लिए वो यूज़ करते हैं वॉल व्हीलब्रेन फैक्टर को। वॉन व्हीलब्रेन फैक्टर क्या होता है? इसके टू रिसेप्टर्स होते हैं। एक साइड पे ये किसके साथ बाइंड होता है? वेसल वॉल के साथ, और दूसरी साइड पे किसके साथ होता है? प्लेटलेट्स के साथ। इसके जो रिसेप्टर होता है इसके टू हेड होते हैं। एक हेड उसका होता है वेसल वॉल के साथ अटैच, ये क्या कहता है? एडहेजन। एडहेजन में क्या होता है? ब्रिज बिटवीन प्लेटलेट्स एंड वेसल वॉल। और दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि इट एक्टिवेट फोस्फोलाइपेज A2 को। किसको एक्टिवेट करता है? फोस्फोलाइपेज A2 को, जिसकी वजह से क्या होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2 स्टिमुलेट होता है। और थ्रोम्बोक्सिन A2 का क्या काम होता है? थ्रोम्बोक्सिन A2 का ये काम होता है कि ये जो दूसरे प्लेटलेट्स हैं ना, उन्हें इकट्ठा करता है। एग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एग्रीगेट ऑफ अदर प्लेटलेट्स। ठीक है, दूसरे प्लेटलेट्स को इकट्ठा करता है। और दूसरा क्या होता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड ग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स, और मेक ए प्लग। प्लग ये जो बनाता है ना, वो वीक प्लग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग प्लग नहीं होता। ये क्या होता है? वीक प्लग होता है। प्लग फॉर्म्ड फ्रॉम थ्रोम्बोक्सिन A2 इज वीक। तो इसके लिए ये किस चीज़ से स्ट्रॉन्ग बनता है? ये फाइब्रिनोजिन जब फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ना, ये किससे स्ट्रॉन्ग बनता है? जब फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है ना, तो जो फाइब्रिन होता है ना, ये क्रॉस लिंक करता है ऑल प्लेटलेट्स को। मतलब ये प्लेटलेट को प्लेटलेट के साथ जोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्लग बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बस फॉर्मेशन, या क्लोट, स्ट्रॉन्ग क्लोट बनता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुकती है। अब हमारे जहन में आता है कि ये जो फाइब्रिनोजिन है, ये कहाँ से आता है? हाउ फाइब्रिनोजिन इज फॉर्म्ड। तो ये क्या है? ये क्लोटिंग फैक्टर है। तो ये कैसे बनेगा? तो इसके दो पाथवे हैं। एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा कौन सा है? इंट्रिंसिक पाथवे। पहला ये जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है? टिश्यू फैक्टर है ना, वो कन्वर्ट होता है 7 फैक्टर में, और 7 फिर 7A में कन्वर्ट होता है, विच स्टिमुलेट व्हाट? विच स्टिमुलेट 10 फैक्टर 10। ये फिर 10A में, और आगे प्रोथ्रोम्बिन में। किस में होगा कन्वर्ट? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन आगे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और थ्रोम्बिन आगे फाइब्रिन या फाइब्रिनोजिन बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइब्रिनोजिन। फिर ये आगे क्या बनेगा? फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। ये क्या, ये कौन सा पाथवे हमारा? ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। एक्सट्रिंसिक पाथवे। इसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ना है वो कौन सा है? इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे।
इसमें फैक्टर 12 से 12A बनेगा और फिर ये क्या करेगा, फैक्टर 11 को स्टिमुलेट करेगा और उससे फिर क्या बनाएगा, 11A में ये कन्वर्ट होगा। फिर ये 9 को कन्वर्ट करेगा 9A में, विच अल्टीमेटली कन्वर्ट 10 to 10A। एंड अगेन एंड पे क्या बनेगा हमारे पास, एंड पे क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा फाइब्रिन। एंड पे फिर हमारे पास क्या बनेगा, फाइब्रिन बनेगा। ये क्या हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। इसके बाद हमने पढ़ना है साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर के। तो इसमें जो सबसे पहला है वो क्या है कि जो हमारी स्किन है ना, इसके नीचे ब्लीडिंग निशान बन जाएंगे, खून जमा हो जाएगा, ब्लीडिंग इनटू स्किन। ठीक है, तो इसमें अगर तो पिन पॉइंट जैसे सुइयाँ वाली होती है ना, सुइयाँ मारने तो थोड़ी ब्लीडिंग निकलती है, ऐसी ब्लीडिंग हो या फिर स्मॉल परपुरा बने तो उसे हम क्या कहेंगे, ये वेजल वॉल का डिफेक्ट होगा। इसकी कॉज होगी वेजल वॉल डिफेक्ट। अगर लार्ज ब्लीडिंग हो तो क्या होगा, इसकी कॉज होगी क्लोटिंग फैक्टर का डिफेक्ट, क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट। उसके बाद ये है कि अगर जो हमारी है ना स्मॉल कट या माइनर सर्जरीज भी हुई हैं, उनसे भी जो ब्लीडिंग टाइम है ना वो ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है इसमें आफ्टर स्मॉल कट्स और इंजरीज। और इसके अलावा ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स, इसमें जोड़ों में भी सेंटर में ब्लीडिंग होती है। और इसके अलावा और क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, जीआईटी, इसके अलावा गम्स, और क्या होगा गम्स बेस, और इसके अलावा क्या होगा हिमोप्टिसिस, मुंह से वैसे ब्लीडिंग आना, हिमोप्टिसिस। उसके बाद इसकी कॉजेज कौन कौन सी हैं, कॉजेज में सबसे पहले है वेजल वॉल डिफेक्ट। इसके अलावा कौन सा है, इसके अलावा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का डिफेक्ट है। या इसमें अब दो है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्या पता प्लेटलेट्स की क्वालिटी खराब हो, या फिर क्वांटिटी भी खराब हो सकती है, क्वांटिटी कम भी हो सकती है। और उसके बाद एंड पे है क्लोटिंग फैक्टर डिफेक्ट। ये कंजेनिटल भी होते हैं और बाद में भी हो सकते हैं। कंजेनिटल में हीमोफीलिया वगैरह जो है वो कंजेनिटल है बचपन से। अब इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ने हैं वो कौन से हैं, वेजल वॉल डिफेक्ट। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे। सबसे पहला कौन सा है, हेरिडिटरी टेलेंजेक्टेजिया। टेलेंजेक्टेजिया, इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो जीन है ना दैट कोड्स फॉर प्रोटीन, उसका मसला है जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बनता, और वाल की जो है ना वो जो वाल है, ब्लड वेसल वाल है, इसकी दोबारा रीजनरेशन नहीं होती। जीन कोड्स फॉर प्रोटीन। उसके बाद दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा हमारा है मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा है ना फाइब्रिलिन जीन, उसका मसला होता है दैट प्लेस ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। और उसके बाद जो एंड पे है वो कौन सा है, वो है वेस्कुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल्स। अब इसकी कॉजेज में ऑटोइम्यून कॉज भी आती है और इन्फ्लेमेशन कराती है किसकी, वेसल्स की। उसके बाद जो दूसरा है वो कौन सा है, दूसरी कॉज है हमारी प्लेटलेट्स डिफेक्ट। इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़ने हैं वो कौन से हैं, क्वांटिटेटिव है। कौन से हैं, क्वांटिटेटिव हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा हमारा, आईटीपी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, और वो हमारे प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करता है, लीडिंग टू देयर डिस्ट्रक्शन, ड्यू टू विच जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और इसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं होती, इसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद जो हमने दूसरा डिसऑर्डर पढ़ना है वो कौन सा है, वो है डीआईसी,
डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन। इसमें ये होता है कि जो वेजल वॉल डिफेक्ट है ना वो इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो होते हैं ना प्लेटलेट्स कंजप्शन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एट द एंड जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है, विच लीड टू दिस स्टेज DIC। और इसकी कॉजेज में क्या है, एटियोलॉजी में क्या आएगा, इन्फेक्शन की वजह से होता है, और क्या होगा, टिश्यू इंजरी की वजह से होगा, और या मैलिग्नेंसी की वजह से होगा। ये किस वजह से होता है, इन तीनों वजह से होता है। और इसके बाद जो हमने दूसरी पढ़ी है डिजीज़ वो कौन सी है, वो है क्वालिटेटिव डिफेक्ट। प्लेटलेट्स का क्वालिटेटिव डिफेक्ट वो कौन सा होगा, प्लेटलेट्स का क्वालिटेटिव डिफेक्ट कौन सा होगा। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा जिसमें वॉन व्हीलब्रेंड फैक्टर है ना, इसकी कमी हो जाएगी। उसका क्या नाम है, बर्नौट बर्नौट सोलियर डिजीज। बर्नौट सोलियर डिजीज में क्या होता है, एब्सेंट वॉन व्हीलब्रेंड फैक्टर। अब इसके बाद है क्लोटिंग फैक्टर की जो है डिसऑर्डर। उसमें जो कॉन्जेनिटल है वो कौन कौन से हैं, हीमोफीलिया। इसकी अब आगे 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। अब इसमें क्या फ़र्क है, जो हीमोफीलिया ए है ना इसमें फैक्टर 8 की कमी होगी, और इसमें हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की कमी होगी, और सी में फैक्टर 11 की कमी होगी। ये हो गए हमारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब हम इसकी डायग्नोज कैसे करेंगे, ये हम कोगुलेशन प्रोफाइल करवाएंगे जिसमें हमें रिजल्ट मिलेंगे। हम इसमें जब सबसे पहली डिसऑर्डर है वो कौन सी है, वेजल वाल है ना, तो इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ देखेंगे। अब जो वेसल वाल है ना उसमें सिर्फ ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल होगा, और बाकी क्लोटिंग टाइम है जो वो भी नॉर्मल होगा, बाकी सारा है ना वो नॉर्मल होगा, सिर्फ ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा। क्या होगा, सिर्फ ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वेसल्स का मसला है ना प्लेटलेट काउंट का मसला है। प्लेटलेट काउंट भी नॉर्मल है, और क्या होगा, जो है क्लोटिंग फैक्टर वो भी नॉर्मल है, तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी नॉर्मल होगा, और आगे की जो है आगे वाली वैल्यूज वो सारी नॉर्मल रहेंगी। अब उसके बाद कौन सा, प्लेटलेट डिफेक्ट। प्लेटलेट डिफेक्ट कौन सा, क्वालिटेटिव। क्वालिटी में काउंट नॉर्मल रहेगा, और सिर्फ सेम एज जैसे वेजल वाल डिफेक्ट है वैसे ही ये रहेगा। और उसके बाद कौन सा है, ये इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें क्या होगा, प्लेटलेट काउंट ही कम हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ जब प्लेटलेट काउंट कम होगा तो ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा। जो बाकी वैल्यूज हैं क्लोटिंग फैक्टर का कोई मसला नहीं है, तो वो सारे नॉर्मल रहेंगे। और इसके बाद आते हैं हमारे क्लोटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। अब इसमें जो होंगे ना क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग टाइम होगा, एक तो वो बढ़ेगा, क्लोटिंग टाइम इंक्रीज होगा, और एक क्या होगा, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है ना वो भी बढ़ेगा। और जो हेमोफीलिया बी और सी है इसकी भी सेम यही वैल्यू रहेगी। उसके बाद जो हमारी एंड पे डिजीज़ है वो कौन सी है, वॉन व्हीलब्रेंड डिजीज़। इसमें वॉन व्हीलब्रेंड फैक्टर की कमी होती है ना, तो ब्लीडिंग टाइम एंड क्लोटिंग टाइम ये दोनों बढ़ेंगे, और APTT एक्टिवेटेड प्लाज्मोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ेगा। और DIC में प्लेटलेट्स काउंट कम होंगे, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना वो सारी ज़्यादा होंगी। ये हो गया हमारा डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऐसे हम इन्हें डायग्नोस करेंगे। इसके बाद हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसमें जो हमने कौन कौन से पढ़े हैं, ITP है, हीमोफीलिया है, ये सारे कैसे ट्रीट करेंगे। तो क्या आएगा, ट्रीटमेंट। तो इसमें जो सबसे पहले है वो कौन सा है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो इसमें हम अगर तो प्लेटलेट्स काउंट इतना कम है कि वो 20,000 से भी नीचे आ गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 मेगा यूनिट प्लेटलेट्स लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा उसमें जो हम सबसे पहले देंगे वो होंगे स्टीरॉयड्स। स्टीरॉयड्स देंगे, अगर तो इससे आराम आ जाए, इसमें 75% तक इसमें आराम आ जाता है, अगर ना आए तो फिर क्या होगा, स्प्लीनेक्टोमी करेंगे।
अगर इसमें भी आराम ना आए तो इम्यूनोस्प्रेशन करेंगे, इम्यून सप्रेशन देंगे। इसके बाद जो दूसरी डिजीज़ है हमारी वो कौन सी है, हीमोफीलिया ए, बी एंड सी। इसमें जो फैक्टर कम होगा ना, हमने वो वाला फैक्टर देना है, रिप्लेस करना है उसे। और क्या देंगे उसके साथ, उसके साथ क्या देंगे हम, प्लस डेस्मोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन। उसके बाद है DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लेटलेट्स की भी कमी है तो हम प्लेटलेट्स भी देंगे, ब्लड की भी कमी है तो वो भी देंगे, पैक्ड रेड ब्लड सेल देंगे, और क्या देंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे साथ, और क्या देंगे, और प्लेटलेट्स देंगे। अगर इसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या देंगे, हेपरिन देंगे। और इसके बाद हमने एक लास्ट पे पढ़ी थी, वो कौन सी थी, वॉन विलब्रेन फैक्टर डेफिशिएंसी। इसमें भी हम ये फैक्टर को रिप्लेस करेंगे। ये हो गया हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर।